आज का हमारा टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्या नाम है टॉपिक का? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। बच्चों, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, हम ये बात समझ चुके हैं। पहली बात समझ लो, हम क्या पहले से जानते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियस में से रेडिएशन निकलती है, पढ़ चुके हैं ना ये। और रेडिएशन निकलती है अल्फा, बीटा और गैमा रे के फॉर्म में। लेकिन ये बात नहीं हुई कितनी रेडिएशन निकलती है, अमाउंट और रेडिएशन की बात अब तक हुई है? नहीं हुई। कहाँ होगी? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में होगी, कितना रेडिएशन निकल रहा है। तो बच्चों यहां पर पहले तो एक बात समझ लो, न्यूक्लियस टूटता है तो ही रेडिएशन निकलेगा। यहां पर जो बात होगी ना, वो न्यूक्लियस के टूटने की बात होगी। और हम फौरन ध्यान में समझ लेंगे कि न्यूक्लियस के टूटना ही एक्चुअल में क्या है, रेडिएशन का निकलना है। सही है? तो अब आ जाओ इधर, क्या कह रहे हैं। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कहता है कि जो रेट ऑफ डीके मतलब न्यूक्लियस से टूटना, डीके टूटना, खत्म होना, रेट टाइम के लिहाज से हम रेट को कह सकते हैं 1 सेकेंड। रेट को क्या कह सकते हैं? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो न्यूक्लियस की तादाद टूट रही है ना, किसी भी टाइम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों? मतलब 1 सेकेंड में जितने ज्यादा न्यूक्लियाई ने टूटना है, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अभी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ, स्टार्ट में जब रेडिएशन निकलना शुरू नहीं हुआ है, उस वक्त सबसे ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, उस वक्त 1 सेकेंड में ज्यादा न्यूक्लियस टूटेगा। ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होगा तो 1 सेकेंड में ज्यादा न्यूक्लियस टूटेगा। ज्यादा न्यूक्लियस टूटेगा तो ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। इसका मतलब स्टार्ट में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। रेडिएशन निकलने का मतलब स्टार्ट में क्या होगा? बहुत फास्ट होगा। और एज टाइम पासेस, वक्त गुजरता जाएगा, तो न्यूक्लियस पीछे कम बचते जाएंगे, तो रेडिएशन भी कम निकलेगी। ये बात समझ में पहले ही बताइए आप लोग। ये क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ डीके है, मतलब 1 सेकंड में जो न्यूक्लियाई टूट रहे हैं या रेडिएशन जो निकल रही है किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने न्यूक्लियाई मौजूद है टूटने के लिए भी। ठीक है? तो टाइम डिवाइड में होगा तो पढ़ेंगे 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितने न्यूक्लियाई टूट रहे हैं वो किस बात पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, कितने न्यूक्लियाई मौजूद है, प्रेजेंट है। इसमें माइनस साइन क्यों लगाया गया? माइनस साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि न्यूक्लियस लगातार क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। न्यूक्लियस लगातार क्या हो रहे हैं? स्टार्ट में ज्यादा होंगे, फिर टूट जाएंगे तो पीछे कम हो गया, फिर और टूट गया तो और कम हो गया पीछे। ठीक है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता तो क्या लगता है? कांस्टेंट लैम्डा यूज किया गया है, और लैम्डा का जो नाम है वो क्या है? डीके कांस्टेंट नाम है। ठीक है? तो लैम्डा अलग करने के लिए n मल्टीप्लाई में अगर n डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लैम्डा को डिफाइन इस तरह करेंगे कि ये एक रेशियो होता है। क्या होता है? एक रेशियो होता है। किसका? कि 1 सेकंड में कितना न्यूक्लियाई टूट रहा है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल। लैम्डा क्या होता है बच्चों? लैम्डा होता है रेशियो। किसका रेशियो होता है? 1 सेकंड में कितना न्यूक्लियाई टूट रहा है, इसका रेशियो होगा किसके साथ? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल के साथ। और किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल के लिए लैम्डा की वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो तेजी से टूट रहा है, तेजी से रेडिएशन निकाल रहा है। और अगर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल के लिए, किसी न्यूक्लियस के लिए हमें पता हो कि इसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो 1 सेकंड में कम रेडिएशन निकाल रहा है। ठीक है? यहां लिखा हुआ है, देखिएगा, आइसोटोप्स विद लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा डीके रैपिडली, तेजी टूट रहा है, इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ये बात समझ आ गई? अब ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों इधर लिखा हुआ, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? जब आप इस तरह की बात करते हैं ना कि रेडिएशन निकलने का अमल शुरू में तेज है और वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बड़ी जबरदस्त देता हूं। आप लोगों को पता है अमेरिका ने 1945 में जापान पे एटम बम गिरा दिया। शायद आप लोग कोई इंग्लिश में कोई
पूरा का पूरा एक जो है ना वो प्ले है इसका, है मौजूद प्ले इस टॉपिक पे? नहीं है। आइंस्टाइन का टॉपिक है, चैप्टर है, नहीं पढ़ा है, ठीक है खैर। तो जरा बात समझ लीजिए, 1945 में जापान पे अमेरिका ने बम गिरा दिया, रेडिएशन ही है। तो उस वक्त सबसे ज्यादा न्यूक्लियर तो सबसे ज्यादा रेडिएशन निकल गई, लेकिन क्या रेडिएशन निकलना बंद हुई? नहीं हुई, कभी खत्म नहीं होगी। जितना, जैसे एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आज मेरे पास 100 न्यूक्लियर लाइट्स बहुत मौजूद है ना, तो स्टार्ट में सारे न्यूक्लियर 90% स्टार्ट में जो है ना वो इमिट हो गए, लेकिन अब जो बचे हैं ना वो ऐसा होगा कि एक न्यूक्लियर टूटेगा, एक रेडिएशन निकलेगी 10 साल बाद, तो अगली रेडिएशन निकलेगी 100 साल बाद, क्योंकि जितना कम उतना स्लो। फिर जो एक बची है ना रेडिएशन, वो होता है 1000 साल बाद निकले, और कम और स्लो। फिर ऐसा होता है एक रेडिएशन जो होगी वो 10,000 साल के बाद निकल रहे, तो कभी खत्म, क्यों जितना जितना कम बचेंगे रेडिएशन उतना देर से ये रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है ना, ये इस नेचर को इस नेचर को इक्वेशन की इस नेचर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नेचर। क्या बोलते हैं? तो हम इस फॉर्मूले को एक्सपोनेंशियल नेचर में कन्वर्ट करने वाले हैं, और उसके लिए दो बातें समझने में पहले कि टाइम जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट है, टाइम जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट है, और जब टाइम गुजरेगा टी, जब टाइम गुजरेगा टी, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या बन जाएंगे बच्चों? टाइम जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट और टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन। तो अब आप उस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल नेचर में, तो ये फॉर्मूला बनेगा एक्सपोनेंशियल नेचर का, एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। बुक में डेरिवेशन मौजूद नहीं है, हमने जस्ट फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन एक सिनेरियो डिस्कस किया हमने कि एक्सपोनेंशियल नेचर का ग्राफ कैसे बनता है। तो बताया गया बच्चों, लेट्स सपोज एन नॉट की वैल्यू ये है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आधे हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या हो गया, इस वैल्यू का क्या हो गया? आधा। अगर आप कहो ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर पर आधा हो गया ना नंबर न्यूक्लियर। इस टाइम के बाद, इस स्पेसिफिक टाइम के बाद नंबर न्यूक्लियर आधे हो गए। फिर इतना ही टाइम और गुजरा तो इसका आधे का भी क्या हो गया? आधा हो गया। फिर और इतना ही टाइम और गुजरा तो इसका भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये जो डॉट्स थे, मैंने इसको जब मैच करने की कोशिश की तो लाइन इस तरह बन गई, जो बता रहा है स्टार्ट में बहुत तेजी से रेडिएशन निकली है और वक्त गुजरता जाएगा, न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने की रफ्तार क्या होती जाएगी बच्चों? स्लो होती जाएगी। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं, और हम अब एक और बात और करते हैं कि ये जो मैंने टाइम मेंशन किया था इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ क्या होता है? वो टाइम जो लगता है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को अपने ओरिजिनल वैल्यू का आधा होने में, वो टाइम जो लगता है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को अपनी ओरिजिनल वैल्यू का आधा होने में, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये टॉपिक था लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, ये हमने मुकम्मल किया है। कुछ डेफिनेशन है तो मुझे ये करवानी है, आप लोगों को करवाते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या होता है? कितनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो रही है यूनिट टाइम में, मतलब किसी भी टाइम में 1 सेकेंड में कितने ज्यादा न्यूक्लियर टूट रहे हैं। ये मैं इतनी लंबी बात कर रहा हूं, 1 सेकेंड में कितने ज्यादा न्यूक्लियर टूट रहे हैं, और ये जो 1 सेकेंड में न्यूक्लियर टूटना है ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वैल्यू होगी। तो मैं कितनी लंबी बात कर रहा हूं, मैं एक सिंपल वर्ड बोलूंगा, अभी एक्टिविटी ज्यादा है, अभी एक्टिविटी कम है। एक्टिविटी क्या है? 1 सेकंड में कितना न्यूक्लियर टूट रहा है, और या 1 सेकंड में कितना ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है, इट इज एक्टिविटी। तो लंबी बात को शॉर्ट करेंगे, एक वर्ड, एक क्वांटिटी जाहिर कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? 1 सेकंड में कितना न्यूक्लियर टूट रहा है, तो न्यूक्लियर लगातार कम हो रहा है, इसलिए क्या आ रहा है? माइनस साइन। बच्चों ये फॉर्मूला है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके का। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक साइड क्या दोनों में सेम है। जब सेम होता है तो आप क्या करते हो, जो चीज सेम नहीं होती उसको लिखते हो a इक्वल टू लैम्डा n, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपको पता है n अपॉन n नॉट क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t। तो n को अलग करना होगा तो n नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n की जगह ये वाला लिख दोगे n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t, ये भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अब आ जाओ इस तरफ, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग आ जाए, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाए बच्चों, चेंजिंग आ जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब चेंजिंग कैसा आएगी, कोई भी एक टारगेट होगा जिसको आप एक प्रोजेक्टाइल दोगे जिससे वो न्यूक्लियस अनस्टेबल बनेगा, फिर बनेगा एक प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में से भी कोई चीज निकल रही होगी, जिस तरह न्यूट्रॉन आपने दे दिया ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो, बिल्कुल वैसे ही कोई चीज बचेगी भी, इरेक्टाइल होगा वो न्यूट्रॉन ही होगा या प्रोटॉन भी हो सकता है, और एनर्जी होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का एक जनरल फॉर्मूला बताया गया है, और उनके नाम क्या बता दिया, एक्स एक टारगेट है, स्मॉल एक्स प्रोजेक्टाइल है, कैपिटल वाई प्रोडक्ट है, स्मॉल वाई इरेक्टाइल है, और क्यू एनर्जी है। अब इस चीज को आप इस रिएक्शन समझ लेंगे, ठीक है। रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाए और बहुत सारे न्यूट्रॉन भी इमिट हो और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। लिखा हुआ है टूटना किसी भी हैवी न्यूक्लियस का दो लाइटर न्यूक्लियस में, और एनर्जी भी निकले और साथ में न्यूट्रॉन भी निकले, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जरा देखिएगा बच्चों, ये एक टारगेट है और ये एक प्रोजेक्टाइल है। जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल इसमें ऐड हुआ तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया, न्यूक्लियस बन गया अनस्टेबल। अब ये टूटेगा तो ये क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमारा इरेक्टाइल है, और ये हमारी एनर्जी है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो हमारे पास एक्सेस न्यूट्रॉन मिल रहा है बच्चों, जैसे एक रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन मिल रहा है सपोज, वो 3 न्यूट्रॉन खुद से 3 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम को क्या करेंगे, फिजन रिएक्शन करवा देंगे। मतलब आपने सिर्फ पहला न्यूट्रॉन यहां एज अ प्रोजेक्टाइल ऐड करवाया और उससे 3 न्यूट्रॉन मिल गए, तो वो 3 न्यूट्रॉन 3 रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे खुद से। फिर वो 3 रिएक्शन से 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो 9 न्यूट्रॉन 9 रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे। वो 9 रिएक्शन से 27 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और 27 न्यूट्रॉन 27 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो एज टाइम पासेस नंबर ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा होगा और नंबर ऑफ और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और ये सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद हो रहा है। ये क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद हो रहा है, इसलिए हम इसको एटॉमिक बॉम्ब क्या बोलते हैं, एटॉमिक बॉम्ब। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी कि हम उसको कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक बॉम्ब, ये एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन